बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लास में हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन का ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 था हैंड आउट का वो डिस्कस कर रहे थे आपसे काशिफ के नाम से। और ये हमने शुरू किया था लेकिन ऑब्वियसली कुछ डिफ़िकल्टीज़ की बिना पर हम उसको कंटिन्यू कर सके इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से ना। अब उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं यहीं से जहाँ तक आपने ट्रांजेक्शन्स देख ली थी। वो एक छोटा सा पार्ट रिकॉर्ड हुआ है लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसी में दोबारा इसको रिकॉल करवा दूँ आपको जो हमने हिस्सा सॉल्व कर लिया था। तो सबसे पहली ट्रांजेक्शन जो आपने परफॉर्म की वो क्या थी, वो अगर आप देखें, काशिफ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹250,000, व्हीकल ₹150,000 एंड कंप्यूटर ₹25,000। काशिफ ने बिजनेस शुरू किया 2.5 लाख रुपए कैश इन्वेस्ट करके, 1.5 लाख रुपए का व्हीकल इन्वेस्ट करके और 25,000 रुपए का कंप्यूटर इन्वेस्ट करके। कल तक ये तमाम चीज़ें उसका पर्सनल एसेट्स थी लेकिन अब चूंकि ये बिजनेस में इन्वेस्ट हो चुकी हैं तो ये बिजनेस के एसेट्स माने जाएंगे और इनके आने की सोर्स किसको कहा जाएगा, कैपिटल को, क्योंकि ये ऑनर लेकर आया, ऑनर ने इन एसेट्स को बिजनेस में इन्वेस्ट किया। ठीक है जी। तो अगर आपको याद हो हमने इस ट्रांजेक्शन को परफॉर्म किया था कल की क्लास में। कैश एसेट साइड पे इंक्रीज हुआ 250,000 से, व्हीकल एसेट साइड पे इंक्रीज हुआ 150,000 से, और क्या कहते हैं जनाब, कैश, व्हीकल और कंप्यूटर ये इंक्रीज हुआ एसेट साइड पर। और इन तीनों के आने की सोर्स क्या थी, कैपिटल। 425,000 से कैपिटल इंक्रीज हो गया आप लोगों का। देन उसके बाद नंबर 2, ओपन अ बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटेड पर्सनल चेक। बैंक अकाउंट ओपन किया और पर्सनल चेक डिपॉजिट किया, कितने का, 56,000 का। ये भी पर्सनल चेक डिपॉजिट, सॉरी 25,000 का। ये भी क्या कहते हैं जनाब, पर्सनल चेक डिपॉजिट हुआ है। ये बैंक अकाउंट भी पर्सनल रिसोर्सेज को लगाकर ओपन किया गया है। तो जो कल तक पर्सनल एसेट्स थे वो अब बिजनेस का एसेट बन गया और उसके आने की सोर्स दोबारा क्या बन जाएगा बेटा, कैपिटल बन जाएगा। तो अगर आप देखते हैं 25,000 से बैंक बैलेंस इंक्रीज होता है और इस 25,000 के आने की सोर्स भी क्या बनती है बेटा, कैपिटल बन जाती है। यहाँ तक हम ट्रांजेक्शन्स कर चुके थे। आगे बढ़ते हैं। क्विक, परचेज गुड्स ऑन कैश ₹56,000, गुड्स परचेज किए, इन्वेंट्री परचेज की है तो इन्वेंट्री परचेज किए, इन्वेंट्री का लेवल इंक्रीज कर दिया 56,000 से, और 56,000 से कैश बैलेंस क्या कर दिया, कम कर दिया क्योंकि ऑन कैश परचेज की। उसके बाद परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम साकिब एंड कंपनी 62,500, 62,500 की गुड्स परचेज की साकिब एंड कंपनी से और उसको कैश में इमीडिएटली 25,000 पे कर दिया, बाकी अमाउंट पे नहीं किया। तो बाकी अमाउंट हमारे लिए क्या बन गया, लायबिलिटी बन गया। देखिएगा 62,500 की इन्वेंट्री परचेज की, 25,000 क्या कर दिए, कैश फॉर्म में पे कर दिए, और जो पे नहीं किया 37,500 उसको लायबिलिटी बना दिया। ऐसा ही है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज व्हाट, कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक अकाउंट ₹40,000। अब बैंक अकाउंट में जो कैश डिपॉजिट हो रहा है वो बिजनेस के रिसोर्स से हो रहा है। तो बिजनेस के एक रिसोर्स में इजाफा हो रहा है, दूसरे में क्या आ रही है, कमी आ रही है। ये बैंक बैलेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। लेकिन ये कहाँ से इंक्रीज हुआ, ये कैश इन हैंड को आपने ट्रांसफर कर दिया कहाँ पर, बैंक अकाउंट के। अच्छा जी। उसके बाद आगे बात करते हैं मजीद। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टर्म आई थी, कल समझाई थी आपको, काउंटर सेल। काउंटर सेल का मतलब क्या था, वो सेल जो कैश काउंटर पे परफॉर्म। काउंटर सेल्स का मतलब क्या लिया जाएगा, कैश सेल्स, यानी ये पैसे आपको इमीडिएटली रिसीव होगा। काउंटर सेल्स बोले या कैश सेल्स बोले, बात एक ही। तो काउंटर सेल्स कितनी है, 20,000 रुपए, हैविंग कॉस्ट ऑफ ₹15,000।
चलिए जी, आपने कहा गुड्स बेची हैं आपने 20,000 की, और ये 20,000 का आपके पास कैश जनरेट हो। इस कैश जनरेट होने की वजह क्या थी? ग्रॉस इनफ्लो क्या कहलाया? इस सेल्स कहलाया। एक तरफ कैश का आना रिकॉर्ड किया, एक तरफ उसके आने की वजह रिकॉर्ड। अब सवाल ये कि ये 20,000 रुपए आपकी जेब में ग्रॉस ही आ गए या इसके लिए आपकी तरफ से भी कुछ गया है? तो जवाब क्या है जनाब, हमारे पास से 15,000 की मालियत की इन्वेंट्री की, और एक तरफ इन्वेंट्री में से आपने 15,000 माइनस की है कि ये इन्वेंट्री आपके पास जा चुकी है। दूसरी तरफ क्या कर दिया आपने? इन्वेंट्री को ट्रांसफॉर्म कर दिया कॉस्ट ऑफ सेल में। ये 20,000 का रेवेन्यू जनरेट करने की कॉस्ट हमने क्या की है? बेयर की है। तो 20,000 माइनस 15,000, तो नेट आपका प्रॉफिट आपके हिस्से में कितना आया नेट होने के बाद? 5,000। 5,000 से आपकी इक्विटी ग्रो कर जाएगी। ये सारी बातें हमने यहाँ तक हमने इसको कवर किया था लास्ट क्लास में, और हम जब पहुंचे थे अगली ट्रांजेक्शन पर तो कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी। ठीक है जी, तो उसको हम कंटिन्यू करते हैं अब यहाँ से। तो ये बता दीजिए यहाँ तक सारी बातें याद हैं आप लोगों को, रिकॉल हो चुकी तमाम बातें? इसके बाद वाली ट्रांजेक्शन से हम इसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं सब लोग। ठीक है जी। नाउ अब उसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं? सोल्ड मर्चेंडाइज टू वकार एंड सन्स 36,600। वकार एंड सन्स को हमने गुड्स बेची 36,600 की, और इमीडिएटली चेक रिसीव हो गया 16,600। ठीक है, गुड्स बेची 36,600 की और चेक मिल गया 16,600 का। हैविंग कॉस्ट ऑफ ₹27,100, जिस इन्वेंट्री की कॉस्ट 27,100। पहले इन्वेंट्री की कॉस्ट को तो हम बाद में डील करते हैं, पहले हम क्या करने जा रहे हैं, हम इसको यहाँ पर अकाउंटिंग क्वेश्चन पे पहले सेल का इफेक्ट लेने जा रहे हैं। ठीक है जी, सेल का इफेक्ट। अच्छा, तो अब आप बताइएगा वकार एंड, अब आप बताइएगा वकार एंड क्या कहते हैं सन्स को आपने गुड्स बेची 36,600 की, और 16,600 आपको मिल गए। तो अगर 36,600 में 16,600 अलग कर दो तो 20,000 आपको मिलना क्या है? बाकी है। ऐसा ही है ना? अब जरा तवज्जो कीजिएगा। अच्छा, अब आप कहते हैं जनाब, यहाँ बोलते हैं 16,600 रिसीव हुआ चेक की शक्ल में, और ऑब्वियसली वो चेक कहाँ डिपॉजिट होगा? बैंक अकाउंट में। एक बात। दूसरी बात, वो करंट सेल्स आपने कहा 16,600 रिसीव हुए और 20,000 रिसीव होना बाकी है। 16,600 रिसीव हुए और 20,000 रिसीव होना बाकी है। वजह क्या थी? वजह ये थी कि मैंने वकार एंड सन्स को 36,600 की गुड्स बेची। ये मेरे लिए क्या कहलाया? सेल्स कहलाया। तो मैंने सेल्स की 36,600 की, कैसे? 16,600 कैश रिसीव करके बैंक फॉर्म में, और 20,000 का राइट टू रिसीव इस्टेब्लिश करके। और अब इस सेल को हासिल करने की कॉस्ट क्या है? तो सेल को हासिल करने की कॉस्ट लिखी हुई है आगे कि इन्वेंट्री जो मैंने बेची है उसकी कॉस्ट है 27,100। 27,100 की इन्वेंट्री क्या किया आपने? सेल की। तो इन्वेंट्री के बैलेंस में से 27,100 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और इधर 27,100 आपके लिए COGS यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो गुड्स आपने बेची हैं उनकी क्या बन जाएगी? ये कॉस्ट बन जाएगी। ठीक है, बताइए। हाँ जी, बताइए इस ट्रांजैक्शन में कोई मसला बेटा? सब लोग बोलिए, जितने भी लोग हैं। इस ट्रांजैक्शन में कोई मसला बेटा? प्लीज तवज्जो से बताइएगा बेटा। इस ट्रांजैक्शन में कोई प्रॉब्लम?
सब बताइए। चलें, गुड, जबरदस्त, ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी। अब उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 7 देखिए क्या कहता है। गुड्स रिटर्न टू साकिब। साकिब को गुड्स वापस की, कितने की, 1500 की। तो साकिब से हमने क्या किया था, गुड्स परचेज की थी, अब वापस कर दी। तो गुड्स वापस की, तो गुड्स वापस करना, वो गुड्स जो हमने वापस की उसको हम बोलते हैं परचेजेस रिटर्न। क्या बोलते हैं बेटा? परचेजेस मतलब इन्वेंट्री परचेज की, परचेज रिटर्न मतलब इन्वेंट्री वापस। लेकिन क्योंकि अभी मैंने आपको बताया इन्वेंट्री के अकाउंटिंग में 2 ट्रीटमेंट है, तो अभी हम कौन सा वाला ट्रीटमेंट कर रहे हैं बताइए जरा। ये बात दिमाग में सब लोग फिट कर लीजिए। ऐसा ना हो कहीं और अकाउंटिंग आप परफॉर्म होती हुई देख रहे हो और आप परेशान हो रहे हो कि सर ने तो हमें कुछ और बताया था, वहां कुछ और हो रहा है। तो ये तवज्जो से पहले तो अपने दिमाग को ये ट्रीट कर लें जरा कि अकाउंटिंग के अंदर इन्वेंट्री के 2 ट्रीटमेंट है। इन्वेंट्री खरीदते वक्त उसको एसिड बनाना, और बेचते वक्त उसको एक्सपेंस बना देना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और एक ट्रीटमेंट क्या है, डायरेक्ट इन्वेंट्री को खरीदते ही क्या बना लेना, एक्सपेंस बना लेना। ये सारी बातें आपको याद है, मैंने आपसे की में डिस्कस बातें, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। दूसरा ट्रीटमेंट सिखाया नहीं है अभी आपको मैंने, दूसरा ट्रीटमेंट सिखाया नहीं है अभी मैंने आपको, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इन्वेंट्री के अकाउंटिंग में 2 ट्रीटमेंट है, 2 तरीकेकार है। ये बात सब समझते हैं बेटा? हाँ। तो जब हम इन्वेंट्री खरीदते हैं उसको हम परचेज बोलते हैं। परचेज मतलब गुड्स खरीदी गई। और जब हम इन्वेंट्री, खरीदी हुई इन्वेंट्री जो हमने परचेज की थी बेचने की नीयत से, लेकिन हम उसको अपने सप्लायर को वापस कर देते हैं क्योंकि वो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है, डिफेक्टिव है या जरूरत से ज्यादा है, तो कोई भी रीजन की बिना पर हम जब अपनी खरीदी हुई इन्वेंट्री अपने सप्लायर को वापस करेंगे तो उसको हम क्या नाम देंगे, परचेजेस रिटर्न। क्या नाम देंगे? सब लिख के बताइए, टाइप करके बताइए, क्या नाम देंगे? परचेजेस रिटर्न। इन्वेंट्री का आना परचेजेस, और इन्वेंट्री जिससे खरीदी है अगर उसको वापस की जाएगी तो क्या बोलेंगे उसको, परचेजेस रिटर्न। हाँ बिल्कुल, जबरदस्त। हमारा गुड्स बेचना सेल्स, और हमारे कस्टमर का हमें गुड्स वापस करना सेल्स रिटर्न। सेल्स और सेल्स रिटर्न, सेल का अपोजिट सेल्स रिटर्न, परचेज का अपोजिट परचेज रिटर्न। चलें अभी तो इसको लेके चलते हैं आगे। तो 1500 की इन्वेंट्री हमने वापस की। इन्वेंट्री हमने खरीदते वक्त क्या किया था, 1500 से इन्वेंट्री बढ़ाई थी। जब इन्वेंट्री खरीदी थी उस वक्त इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ाई थी। अब क्या करेंगे, इन्वेंट्री की वैल्यू को 1500 से कम कर देंगे। क्या 1500 की इन्वेंट्री वापस करके हमें 1500 कैश फॉर्म में मिल रहे हैं? नहीं, तो ये तो हमने उसको इन्वेंट्री वापस की जिससे हमने इन्वेंट्री खरीदी थी उधार पर, और उधार पर इन्वेंट्री खरीदने की वजह से हम पर क्या क्रिएट हुई थी, लायबिलिटी। तो अब इन्वेंट्री वापस करने की बिना पर वो लायबिलिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, कोई मसला? जवाब। तो 1500 की इन्वेंट्री वापस हुई, हमारे इन्वेंट्री लेवल में कमी आ गई, और जिसको ये इन्वेंट्री वापस की अब उसको इन्वेंट्री वापस करने की बिना पर अपनी लायबिलिटी में से 1500 पे करने की जरूरत नहीं। तो इन्वेंट्री वापस करने से क्या हो गया, लायबिलिटी में क्या आ गई, कमी आ गई। ठीक है, अच्छा जी, ओके ना, आगे बढ़ते हैं। कैश सेल्स ₹20,000 एट 80% डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कैश सेल किया कितने से, 20,000 से, और फिर जो 80% बैलेंस था इस सेल के जरिए जनरेट होने वाला उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया। हम एक काम करते हैं, इसको 2 हिस्सों में रिकॉर्ड करें।
करना चाहे तो कर सकते हैं एक हिस्से में, लेकिन फिर भी इसको दो हिस्सों में लेकर आते हैं ना। तो सबसे पहले क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले क्या हुआ, 20,000 रुपए जनरेट हुए बिजनेस में। ठीक है जी। और ये 20,000 रुपए जनरेट होने की वजह क्या थी, गुड्स का सेल हो। ठीक है जी। उसके बाद इस सेल को हासिल करने की कॉस्ट भी तो होगी ना बेटा, और वो कॉस्ट कितनी है, 12,000 रुपये। अच्छा जी, ओके, 12,000 वो कॉस्ट है। अब तो 12,000 से इन्वेंट्री के लेवल में क्या आ गई, कमी आ गई। और 12,000 हमारे लिए क्या बन गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स बन गया। COGS। ठीक है जी। अब जो कैश आया हमारे पास उसका 80%, 20,000 का 80% बताइए। आप सब लोग 20,000 का 80% बताइए। 20,000 का 80% बताइए। हाँ बेटा, हाजिर कोई क्वेश्चन है आपका, हाजिर कोई सवाल है आपका बेटा। 20,000 का 80% बताइए, 16,000। वो 16,000 रुपये आपने कहाँ डिपॉजिट कर दिए, बैंक। तो 16,000 यहाँ से क्या किया आपने, माइनस। और वो डिपॉजिट कहाँ किया आपने, बैंक में। यानी कि कैश ट्रांसफर टू क्या हो गया, बैंक हो गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बोलिएगा। परचेज्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम उसामा। फिर आपने इन्वेंट्री परचेज की कितने की, 25,500 की, किससे, उसामा से। तो ये क्या बन जाएगा, उसामा का अकाउंट खुलेगा बतौर लाइबिलिटी। तो 25,500 आपने कहाँ ऐड किया, 25,500 आपने ऐड किया इन्वेंट्री में। पच्चीस हजार पाँच सौ से आपका अकाउंट खुल गया, यहाँ पर इन्वेंट्री लेवल बढ़ गया। और यहाँ पर आपने 25,500 को अलग से लिखा एक और कॉलम में। और ऊपर नाम क्या दिया आपने, उसामा। ठीक है जी। उसके बाद मजीद ट्रांजैक्शन हमारे पास है। और वो मजीद ट्रांजैक्शंस क्या है हमारे पास, क्या कहता है बेटा। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट है ट्रांजैक्शन, यहाँ से समझिएगा बराए मेहरबानी इसको, बहुत तवज्जो की जरूरत होगी आपकी बेटा, बहुत तवज्जो की जरूरत होगी।
अच्छा, थोड़ा एक दो हिसाब किताब बना लें जरा इसका। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम वकार एंड सन्स, कितना बेटा? 11,000 रुपए। एंड कैश फ्रॉम वकार एंड सन्स कितना? 8,200 रुपए। तो वकार एंड सन्स से कितने पैसे मिले? आप सबके जवाब का मुंतजिर हूं। कुल कितनी कलेक्शन हुई वकार एंड सन्स? 19,200। गुड, जबरदस्त, बेहतरीन। अब वकार एंड सन्स से पैसे मिलने कितने थे? पैसे मिलने कितने थे? 20,000 रुपए। क्या ये पॉसिबल है कि हम 19,200 रुपए लेके ही बोले जाओ माफ किया, तुम्हारा पूरा अकाउंट सेटल हो गया, अब तुम्हें मजीद 800 पे करने की जरूरत नहीं है? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? क्या बिजनेस में ऐसी प्रैक्टिसेस हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। यस यस, हैं ऐसी प्रैक्टिस। इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्काउंट्स। क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। इसको हम बोलते हैं अर्ली पेमेंट डिस्काउंट, अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट। क्या बोलेंगे इसको हम? कि यार तुमने 20,000 देने, 19,000 रुपये, 800, 19,200 रुपये दो, जाओ बस खत्म, एंड करो। अच्छा, अब इस लाइन को दोबारा पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? रिसीव अ चेक एंड कैश फ्रॉम वकार एंड सन्स 11,000 and 8,200 respectively in full settlement of his account। इस चीज को आप अंडरलाइन कीजिए, इस चीज को आप देखिए। इन फुल सेटलमेंट मतलब क्या है? जो मिला है उसे गनीमत समझो, जो मिल गया उसको गनीमत समझो, और जो नहीं मिला उसको भूल जाओ। जो मिल गया उसे गनीमत समझो, नहीं, जो नहीं मिला उसको भूल जाओ। इन फुल सेटलमेंट का मतलब क्या है? जो मिल गया बस उसको एक्सेप्ट कर लो, बाकी नहीं मिलने जा रहा। हाँ, 19,200 देकर 20,000 का हिसाब क्लियर, फुल सेटलमेंट। ठीक है, तो अब इसका इफेक्ट क्या होगा, थोड़ा सा देखें ना इसको। अच्छा बताइए, उन हमें हमारे पास एसेट कितना था? 20,000 का। हमें इकोनॉमिक बेनिफिट कितने का मिलना चाहिए था? 20,000 का। मिला कितने का? 19,200 का। बार्गेन नहीं है, बार्गेन चीज खरीदने से पहले होता है, ये तो पेमेंट करते वक्त बार्गेनिंग है। वो जो बार्गेनिंग होती है, जो डिस्काउंट होता है ना, वो कौन सा डिस्काउंट होता है? वो चीज खरीदने से पहले होता है, बार्गेनिंग वाला डिस्काउंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट की दो टाइप्स है। ये जो बार्गेनिंग वाला डिस्काउंट है ना, यार ये कम देना क्राइम नहीं होगा, ये बिजनेस की प्रैक्टिस होती है बेटा। बिजनेस की प्रैक्टिस ये होती है, बिजनेस ने इतना मार्जिन खुद रखा हुआ होता है कि हाँ इतने पैसे से रिसीवेबल बनाओ और बीच में इतना हमें रिसीव हो जाएगा। ये तो दो बंदों का एग्रीमेंट है ना यार। जब दो बंदे राजी हैं तो फिर आपको क्या इशू है बेटा? क्राइम कैसे हो सकता है? क्राइम तो जब होगा जब एक बंदा पैसे वसूल करना चाहता हो, जब एक बंदा पैसे वसूल करना चाहता हो और दूसरा बंदा उसको ना देता हो। ठीक है, ठीक है। देयर आर टू टाइप ऑफ डिस्काउंट, एक सेल्स डिस्काउंट है और एक कैश डिस्काउंट है। सेल्स डिस्काउंट जो होता है वो ट्रांजैक्शन में एंटर होने से पहले होता है, जिसको हम बार्गेनिंग बोलते हैं, या जिसको हम प्रमोशन के लिए होता है, सेल्स प्रमोशन के लिए होता है, जो 50% ऑफ कर दिया। मतलब एक चीज है 2,000 रुपए की, उसको 50% ऑफ करके 1,000 रुपए का बेचा। तो ये जो डिस्काउंट है ये सेल्स डिस्काउंट है, ये ट्रांजैक्शन में एंटर होने से पहले पहले होगा। और जो कैश डिस्काउंट होता है ये ट्रांजैक्शन में एंटर होने के बाद होता है, ये सेटलमेंट के वक्त होता है। सेटलमेंट, सेटलमेंट मतलब जब पेमेंट करने की बारी आ रही है। जैसे मिसाल के तौर पर आप समझिएगा, इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ। एक चीज की कीमत आपने पूछी तो जवाब मिला 2,000 रुपए। आप बार्गेनिंग करते करते उसको 1,000 रुपए ले आए। ठीक है, तो 1,000 रुपए में आपने वो चीज परचेज कर ली, लेकिन 1,000 रुपए भी आपने कैश में नहीं दिए, उधार कर लिए। अब आप 1,000 रुपए नहीं दे रहे हो तो मांगने वाला बोल रहा है यार एक काम करो, 900 रुपए दो और जाओ।
तो ये जो ट्रांजैक्शन होने के बाद, ये जो सेल्स होने के बाद, ये जो राइट टू रिसीव एस्टेब्लिश होने के बाद जो 100 रुपए का फर्दर डिस्काउंट मिला है, ये कैश डिस्काउंट कहलाता है। और ये पैसे कलेक्ट करने के लिए होता है, ताकि आपके पैसे फंसे ना रहे, बल्कि आपके पैसे क्या हो जाए, कलेक्ट हो जाए। ठीक है बेटा, यहां तक बात समझ में आती है आपको? तो मैं सिंपल एक सवाल कर रहा था यार, बात हमारी कहीं और निकल गई, जवाब दीजिएगा बेटा। सिंपल सवाल क्या था? सिंपल सवाल ये था, सिंपल सवाल ये था कि हमें रिसीव एक्चुअली कितने करने थे? 20,000 रुपए। रिसीव हुए कितने? 19,800 रुपए। 200 रुपए रिसीव नहीं हो सके, तो एसेट क्रिएट हुआ था 20,000 से राइट टू रिसीव के नाम से, अकाउंट रिसीवेबल के नाम से। रिसीव कितने हुए? रिसीव कितने हुए? 19,200 रुपए। तो अगर मैं 19,200 रुपए कैश और बैंक में ऐड करता हूं और रिसीवेबल में से मैं 19,200 रुपए माइनस करता हूं, तो फिर भी रिसीवेबल 800 से बचेगा नहीं बचेगा? फिर भी रिसीवेबल 800 से बचेगा नहीं बचेगा? जवाब दीजिए। बचेगा। और अगर मैं 800 को रिसीवेबल के तौर पे खत्म कर दूं बगैर पैसे लिए, 800 का एसेट रिमूव कर दूं बगैर पैसे लिए, तो मुझे फायदा हुआ नुकसान हुआ? फायदा हुआ नुकसान हुआ? जवाब। अरे भाई, इन टर्म्स ऑफ एसेट फायदा हुआ कि एक चीज मुझे रिसीवेबल थी, उस तरह बताओ ना। वो फायदा दूसरे सेंस में तुम ले रहे हो भाई। अपेरेंटली फायदा बताओ कि 800 मिलने थे, अब नहीं मिल रहे, फायदा हुआ नुकसान? नुकसान हुआ। तो क्या करेगा वो नुकसान? मेरे लिए एक्सपेंस बनेगा। और एक्सपेंस से हम क्या करेंगे? अपनी इक्विटी को बढ़ाते हैं, कम करते हैं? एक्सपेंस से हम अपनी इक्विटी को बढ़ाते हैं, कम करते हैं? कम करते हैं। तो इस नुकसान को, या इस स्पेसिफिक इस नुकसान को हम एक नाम देंगे, डिस्काउंट अलाउड। क्या नाम देंगे? अब अगर आपको एक्सपेंसेस की लिस्ट याद हो, तो उस एक्सपेंसेस की लिस्ट में मैंने डिस्काउंट अलाउड का नाम लिखवाया था। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड भी हमारे लिए एक्सपेंस है। तो अब याद रख लीजिएगा, डिस्काउंट अलाउड किस नौयत का एक्सपेंस? जब रिसीवेबल से पैसे रिसीव करने के लिए हम कुछ डिस्काउंट दें, पूरी रकम वसूल ना करें, तो जो हमने डिस्काउंट दिया है वो डिस्काउंट क्या कहलाएगा? डिस्काउंट अलाउड कहलाएगा। ऐसा ही है बेटा। जवाब दीजिए। ओके ना, अब इस ट्रांजेक्शन को मैं परफॉर्म करने जा रहा हूं, जरा देखिएगा। ठीक है ना? अब आप ये देखिए सबसे पहले कि आपको कितना अमाउंट मिला कैश फॉर्म में। चेक मिला आपको 11,000 का, कैश मिला आपको 8,200 का। $8,200 से आपका क्या कहते हैं, कैश का बैलेंस बढ़ गया। ठीक है, 11,000 से बैंक का बैलेंस बढ़ गया। अब देख लें, अब करंट सन्स ये रहा इधर, ये 20,000 रुपये। आपने आपने 8,200 कैश लेकर, 11,000 का चेक लेकर वकारंट सन्स के बैलेंस को कितने से कम कर दिया? 20,000 से। तो एसेट साइड पर 19,200 का इजाफा हो रहा है, और एसेट साइड पे ही 20,000 की कमी आ रही है। तो एसेट साइड पर नेट कमी कितने से आ रही है? 800 से। और ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है अभी।
जवाब दीजिएगा सब लोग। ठीक है जी। तो इस कमी को मैं क्या बोलूंगा, एक्सपेंस बोलूंगा, और इसका इफेक्ट मैं कहाँ लूंगा, इक्विटी साइड पर, और हम अपनी इक्विटी को कम करेंगे 800 से। और क्या नाम देंगे इसको, क्या नाम देंगे इसको हम, एक्सपेंस से माइनस नहीं करेंगे, एक्सपेंस बनाकर इक्विटी से माइनस करेंगे। जरा अल्फाज अल्फाज संभालने होंगे, अगर अल्फाज गलत बोलेंगे तो कॉन्सेप्ट गलत बनेगा। क्या नाम देंगे इसको हम, डिस्काउंट अलाउड। अब जिन लोगों को स्टिल समझने में प्रॉब्लम हो रही है उनके लिए एक और डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है, एक और डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। जिनको अगर ये बात समझने में डिफिकल्टी हो रही है तो मैं इनको एक और तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है, जरा देखिएगा। कैश, बैंक व करंट सन्स। जिनको समझने में डिफिकल्टी उनको मैं 3 स्टेप में समझा रहा हूँ इस बात। और कैपिटल, इसको कंटिन्यू समझिएगा कि वकारेंट सन से 20,000 वसूल करने थे इन कंटिन्यूएशन, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले क्या हुआ, वकारेंट सन से क्या मिला, 11,000 का। जवाब तो क्या मिला, 11,000 का। क्या मिला बेटा, 11,000 का चेक मिला। तो 11,000 से वकारेंट सन को कम कर दिया, ठीक है। फिर वकारेंट सन से क्या मिला, 9,200 कैश मिला। तो 9,200 कैश लेकर 9,200 से वकारेंट सन्स के बैलेंस को कम कर दिया। अब अगर मैं आपको समझाने के लिए टोटल करूं यहां पर, तो टोटल क्या बचा, टोटल ये बचा सर कि वकारेंट सन से 800 रुपए मिलना बाकी है, ठीक है, 800 रुपए मिलना बाकी है। जवाब दें। तो ये 800 रुपए हम क्या कर रहे हैं, माफ कर रहे हैं। 800 रुपए माफ कर दिए। 800 से वकारेंट सन्स के बैलेंस में क्या आ गई, कमी आ गई। जवाब दें। 800 से वकारेंट सन्स के बैलेंस में कमी आ गई। ना ये 800 रुपए हमें कैश फॉर्म में मिले, ना ये 800 रुपए हमें बैंकिंग चैनल के थ्रू मिले, बल्कि 800 रुपए का नुकसान हमने बर्दाश्त किया। इसको हम क्या नाम दें, डिस्काउंट अलाउड का, कि 800 रुपए हमने एसेट साइड से भी कम कर दिए और 800 रुपए हमने इक्विटी साइड से भी कम कर दिए। क्या बनाकर, एक्सपेंस बनाकर। और एक्सपेंस को नाम क्या दिया, डिस्काउंट अलाउड। जी बिल्कुल, डिस्काउंट अलाउ करते हुए हमारा नुकसान हुआ है ना। पैसे हमें कितने मिलने थे, 20,000 रुपए, मिले कितने, 19,200 रुपए। तो 19,200 रुपए लेकर हमने 20,000 का राइट टू रिसीव क्या कर दिया, खत्म कर दिया। बेटा अब क्लियर है सबको, 3 स्टेप में किया। अब जरा आप खुद देखो, अब मैं पीछे पीछे आपको लेके जाता हूं दोबारा, इसको देखिएगा सब लोग। तो 9,200 मिले बैंक फॉर्म में, ठीक है, मैच कीजिएगा सब लोग। 8,200, अच्छा 8,200, 8,200,
ठीक है, आपके सामने रख रहा हूँ सारी बातें। 8,200 मिले हमें कैश फॉर्म में, 8,200 से हमने इसको बैलेंस कम कर दिया। तो जरा देखिएगा, ये 8,200 आ गए, 8,200 से कैश मिल गया, और इस 20,000 में 8,200 का इफेक्ट शामिल है, इस 20,000। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखते हैं 11,000 हमें क्या मिला, 11,000 क्या मिला हमें, चेक मिला। 11,000 से हमने इसका बैलेंस कम कर दिया। तो जरा बताइए, 8,200 और 11,000, 19,200। ठीक है जी, तो अब आप देखिए जरा इस पेज पर, 11,000 रिसीव हुए, 8,200, 11,000, इसका इफेक्ट इस 20,000 में शामिल है, लेकिन आपको मिले 11,000 और 8,200, 19,200। तो रिसीवेबल में भी कमी आनी चाहिए, कितने से, 19,200 से। तो जो आपने रिसीवेबल को पूरे 20,000 से माइनस किया, इसका मतलब आपने 800 से ज्यादा माइनस किया है। तो जो 800 का ज्यादा वाला इफेक्ट है वो क्या है, डिस्काउंट अलाउड है, जो इस पेज पर अलग से मौजूद है कि 19,200 वसूल करके आपके जो बैलेंस था उसमें 19,200 से कमी आई थी, आपका 800 का बैलेंस बच रहा था, तो 800 भी आपने खत्म कर दिए, तो उस 800 को आपने क्या माना, डिस्काउंट माना। ठीक है, बिल्कुल, जब भी डिस्काउंट हम देंगे ऑब्वियसली हम अपनी खुशी से डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है, ताकि पैसे मिल जाए, रजामंदी से डिस्काउंट दे रहे हैं, तो उसको हम डिस्काउंट अलाउड का नाम देंगे और हमारे लिए क्या बनेगा, एक्सपेंस बनेगा। अब बताइए, स्टिल इस ट्रांजेक्शन को समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो बोल दीजिए, जवाब दें बेटा। ये मैंने आपको एक साथ भी परफॉर्म करके बता दिया और 3 स्टेप भी मैं अलग अलग 3 स्टेप से भी परफॉर्म करके बता दिया। ठीक है जी, ना आगे बढ़ते हैं मजीद। उसके बाद बिल्कुल अब ऐसे ही मामला हमारे साथ हो रहा है, हम डिस्काउंट्स किसको देते हैं, अपने कस्टमर्स को। तो हम भी तो किसी के कस्टमर होंगे ना, हमने कुछ किससे परचेज की थी, साकिब से, तो हो सकता है साकिब हमें डिस्काउंट दे। तो उसके डिस्काउंट देने वाले केस में आप नुकसान में होंगे, लेकिन डिस्काउंट लेने वाले केस में आप क्या होंगे, फायदे में होंगे, नुकसान में होंगे। अगर आप खुद डिस्काउंट देते हैं तो आपको नुकसान हो रहा है, अगर आप खुद डिस्काउंट देते हैं, हाँ, फुल सेटलमेंट का मतलब यही है ना, बिल्कुल, फुल सेटलमेंट का मतलब क्या, जो मिला उस पर अकाउंट सेटल कर दो, तो बाकी क्या बन जाएगा, डिस्काउंट बन जाएगा। अगर हम डिस्काउंट देते हैं तो हम नुकसान में, लेकिन अगर हमें डिस्काउंट मिले तो हम किस में, फायदे में। तो जरा हिसाब लगाते हैं जरा। issued a check to Saqib and company rupees 35,300 being full and final settlement of their account. साकिब एंड कंपनी को 35,300 रुपए पे कर दो, और ये पे करके जितना भी अकाउंट है वो खत्म कर दो, मतलब 35,300 पे करके पूरी लायबिलिटी सेटल कर दो। 35,300 पे करके पूरी लायबिलिटी सेटल कर दो, 35,300 पे करके पूरी लायबिलिटी सेटल कर दो। कुछ समझे बात को, जवाब दो। अब जरा हिसाब तो बना लो, साकिब एंड कंपनी को पे कितना करना था, हिसाब लगाओ जरा। ये जरा देख के बताओ पैसा। नहीं बेटा, ये तो पे कर रहे हैं, पे करना कितना था, लायबिलिटी कितनी बाकी है यार, हम जरा गौर करो। 37,500 से लायबिलिटी जनरेट हुई, 1,500 से गुड्स वापस करने की वजह से लायबिलिटी में कमी आई। लायबिलिटी कितनी बाकी रह गई, 36,000। 36,000 की कैसे 1,500 को डिस्काउंट यार, 37,500 माइनस 1,500 तो इन्वेंट्री वापस की है, बासित क्या कर रहे हो, 1,500 का डिस्काउंट कहाँ है। 37,500 से लायबिलिटी क्रिएट हुई थी, 1,500 से लायबिलिटी सेटल हुई थी, अभी लायबिलिटी कितने से सेटल होना बाकी है, 36,000। हम पर लायबिलिटी कितनी है, 36,000 है,
बोलो। और लायबिलिटी हम सेटल कितने से कर रहे हैं? 35,300 रुपए से। तो हम लायबिलिटी का कितना हिस्सा पे नहीं कर रहे? साकिब ने हमें लायबिलिटी का कितना हिस्सा माफ कर दिया है? 700 रुपए से लायबिलिटी खत्म हो रही है, लेकिन बगैर, हमने तो पढ़ा था सेटलमेंट ऑफ रिजल्ट्स एंड आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेस। तो 700 रुपए से लायबिलिटी खत्म तो हो रही है, लेकिन इकोनॉमिक रिसोर्सेज में कमी नहीं आ रही। तो 700 हमें क्या हो गए? गेन हो गए, हमारा कैश आउटफ्लो बच गया। 700 का हमें क्या हासिल हो गया? इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल हो गया, और वो अदर इनकम के तौर पे ऐड होगा। अदर इनकम बताया था, अदर इनकम, अदर इनकम बताई थी आपको। तो डिस्काउंट रिसीव इज योर अदर इनकम। यहां डिस्काउंट अलाउड हुआ है, डिस्काउंट रिसीव्ड है? हमने डिस्काउंट दिया है या हमें डिस्काउंट मिला है? हमें मिला है। चले एक काम करते हैं, देख लेते हैं इसको भी जरा तवज्जो से, सबकी तवज्जो चाहिए होगी जरा। अच्छा जी, अब आप सबकी तवज्जो, हम चेक लिख रहे हैं किसको? साकिब एंड कंपनी को। कितने का चेक लिख रहे हैं? 35,300 का। तो तवज्जो, तो यहां पर मैंने लायबिलिटी क्या कहते हैं, बैंक बैलेंस को कम किया 35,300 से। इस उसूल की बिना पर लायबिलिटी में कमी आनी चाहिए 35,300 से। लेकिन लायबिलिटी कम कितने से हो रही है? पूरे 36,000 से। पेमेंट हो रही है 35,300 की, लायबिलिटी कम हो रही है 36,000 से। तो कम पैसे देकर ज्यादा लायबिलिटी सेटल करवा रहा हूं, मतलब 700 का फायदा हो गया। वो 700 का फायदा हमारे लिए क्या बन जाएगा? डिस्काउंट रिसीव्ड। क्या नाम दें इसको? क्या नाम दें इसको? डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड। ओके। अब अगर आप बोलेंगे तो मैं इसके इम्पैक्ट को अलग अलग करके भी समझा दूंगा, ठीक है? जरा देखिएगा अगले पेज पर। बैंक कैपिटल साकिब एंड कंपनी। जरा देखिएगा बेटा, साकिब एंड कंपनी से कितना बैलेंस वसूल करना था? 36,000 रुपए, ठीक है? अच्छा जी, कितना पे करना था? 36,000 रुपए। साकिब एंड कंपनी ने हमसे कितना वसूल करना था? 36,000 रुपए। हमने इसको कितना पे करना था? 36,000 रुपए। हम पर 36,000 की प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मौजूद थी। अब हम कितना पे कर रहे हैं? 35,300। तो उसूली तौर पर लायबिलिटी सेटल होनी चाहिए 35,300 से। बैलेंस क्या बचा? कितने से बचा? 700 से। 700 की लायबिलिटी बच जाएगी, और ये लायबिलिटी हमें पे नहीं करनी पड़ रही। बगैर पे किए लायबिलिटी क्या हो रही है? सेटल हो रही है। तो 700 का हमें क्या हो गया? फायदा हो गया। और वो फायदा क्या कर देगा? हमारी इक्विटी को बढ़ा देगा। और इसको हम नाम दे रहे हैं किस चीज का? डिस्काउंट रिसीव्ड का। जवाब दें बेटा, क्लियर है? दो स्टेप में कर दिया आप तो यहां पर। बताइए, क्यों एसेट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे? क्या आपको 700 रुपए उसने कैश में पे किए? जवाब दो। एसेट साइड पे क्यों रिकॉर्ड करें हम बात? कोई कैश जनरेट हुआ इससे? बस फायदा हुआ है, लेकिन ये फायदा लायबिलिटी को सेटल करके हुआ है। अगर ऐसा होता कि अगर ऐसा होता कि मैंने 36,000 पूरे पे किए होते,
तो मेरे बैंक बैलेंस में भी 36,000 की कमी आती और मेरी लायबिलिटी में भी 36,000 की कमी आती। फिर बाद में वो बोलता है एक काम करो 700 रुपए तुम वापस रखो, तो फिर 700 से मेरा कैश भी बढ़ता और 700 से मेरी इक्विटी बढ़ जाती। लेकिन यहाँ तो उसने हमें कैश तो दिया ही नहीं ना बेटा, हमने कैश कम दिया है। तो वो कैश तो एसेट साइड पर जो हमारी जेब से जाना था, वो कैश जो हमारी जेब से जाना था वो तो हमारे पास एसेट साइड पे पहले मौजूद है। तो हमें एसेट साइड पे तो उसको रिकॉर्ड करने की जरूरत ही नहीं है बेटा। हम जरा सोचो इस बात को, बैंक बैलेंस कम होना था 36,000 से, कम हुआ 35,300 से, तो 700 बच गए बैंक बैलेंस में। ये 700 खर्च होने थे लेकिन नहीं हुए, तो क्या हुआ, फायदा हो गया ना। तो एसेट साइड पे तो वो अमाउंट पहले ही मौजूद है जो खर्च होना था लेकिन नहीं हुआ, वो ऑलरेडी मौजूद है। अब सोचो ना, अगर पूरी पेमेंट करते तो 36 जाता ना बेटा। तो ये सीधा सीधा क्या हो गया सर, प्रॉफिट या लॉस ड्यू टू डिस्काउंट इक्विटी में ऐड होगा। बिल्कुल, मैंने क्या बोला, चेंज बिजनेस के ऑपरेट करने से जो चेंज आता है वो इक्विटी में, इक्विटी का पार्ट बनेगा अल्टीमेटली। बिल्कुल ठीक है, रेवेन्यूज इक्विटी को बढ़ाएंगे, इनकम्स इक्विटी को बढ़ाएंगी और एक्सपेंसेस इक्विटी को कम करें। तो ये अदर इनकम बन रहा है हमारी, अदर इनकम, गेन बोल सकते हैं इसको, गेन, आपको गेन हो गया। ठीक है, ये दो ट्रांजैक्शन उम्मीद करता हूँ यही दो आपको उस वक्त परेशान कर रही होंगी, क्योंकि मैंने आपको पहली ही अकाउंटिंग क्वेश्चन पढ़ाकर आपको एक मुश्किल क्वेश्चन दे दिया था, लेकिन मैंने साथ में एक आसान क्वेश्चन भी दिया था ताकि आपका हौसला पस्त ना हो। तो खैर, आपने इसमें 8-9 ट्रांजैक्शन तो परफॉर्म किए होंगे मेरे ख्याल से। ऐसा भी नहीं है कि उस दिन आप पहले दिन पढ़ने के बाद ही आप 1-2 ट्रांजैक्शन में आके आपको प्रॉब्लम हुई होगी। तो देखिए, हम जिस लेवल पे बैठे हुए ना, वहां पर अगर हम डायरेक्ट हल्के फुल्के क्वेश्चन करेंगे, अपने आप को तसल्ली देंगे कि यार हमसे तो सब कुछ हो रहा है, तो ये मुनासिब बात नहीं। हम आसान बातें जरूर करेंगे लेकिन हम मुश्किलात भी साथ साथ फेस करें। ठीक है, हाँ बिल्कुल बेटा, जरूर, जाहिर सी बात है, एक नई चीज थी आपके लिए। अब वो थ्योरी पढ़ाते वक्त सारी बातें प्रैक्टिकल नहीं होती ना, तो सब कुछ बातें याद नहीं रहती हम क्या सर ने ये बताया था। ठीक है, कोई इशू नहीं है बेटा, कोई इशू नहीं। ना उसके बाद आगे, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट टू कादर ट्रेडर्स 35,000, कॉस्ट कितनी है 28,000। आसान ट्रांजेक्शन है तो यार, क्या मुश्किल है इसके अंदर। चले भाई, क्या करें, यहाँ पर कादर नामी बंदी का अकाउंट खोलें, तो वकार एंड सन्स के साथ एक और अकाउंट रिसीवेबल आ गया, किस नाम से, कादर ट्रेडर्स। ठीक है, तो कादर ट्रेडर्स से आपका राइट टू रिसीव एस्टेब्लिश हुआ। जवाब दीजिए बेटा, कादर ट्रेडर्स से आपका राइट टू रिसीव एस्टेब्लिश हुआ कितने से, 35,000 से। 35,000 से क्यों, यानी 35,000 आपने कादर से लेने हैं। क्यों लेने हैं, क्योंकि आपने उसको गुड्स बेची है। तो ये 35,000 क्या बन गया आपके लिए, सेल्स बन। इस 35,000 को हासिल करने की ऑब्वियसली कोई कॉस्ट है, और वो कॉस्ट क्या है, तो इन्वेंट्री वाला कॉलम था ना, 28,000 रुपए इसकी कॉस्ट है, वो आप कहां से माइनस कर दें। और इस 28,000 को आप क्या मान लें, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, 26,000 है, 28,000, 28,000 लिखा हुआ है पास। उसके बाद बॉट स्टेशनरी, ये क्या है जरा, स्टेशनरी, स्टेशनरी क्या होती है बेटा,
इस पे ही बात कर लो। स्टेशनरी क्या होती है? स्टेशनरी यार फाइल्स, पेपर्स, स्टेपलर की पिन्स, ठीक है, पेन, प्रिंटर के पेपर्स, ऑफिस पर्पस के लिए आप लेते ही नहीं लेते, ऑफिस में इस्तेमाल करने के लिए फाइल्स लेते हैं, पेपर्स लेते हैं, ठीक है, बिल बुक होती है, वाउचर्स होते हैं जिसपे वाउचर बनाते हैं, वाउचर बुक होती है। नो, इट इज नॉट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, नॉट पीपी। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको समझाया था, क्या समझाया था? फ्यूल समझाया था ना, फ्यूल, कि फ्यूल खरीदते ही क्या हो जाएगा, कुछ देर में कंज्यूम हो जाएगा। इस तरह ये ऑफिस स्टेशनरी जो है ना, ऑफिस स्टेशनरी, ये भी खरीदते ही क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा। तो हमारा नॉर्मल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये है कि हम इसको खरीदते ही क्या मान लेते हैं, एक्सपेंस मान लेते हैं। अब अगर कोई बोले कि नहीं सर, एसेट मान सकते हैं, अगर हम खरीदें फिर उसको हम बाद में कंज्यूम करें और कंज्यूम करने के बाद उसको एक्सपेंस माने, तो ये भी ठीक है, गलत नहीं। लेकिन नॉर्मली जिस तरह फ्यूल को खरीदते ही क्या माना जाता है, एक्सपेंस माना जाता है, इस तरह स्टेशनरी को भी खरीदते क्या मानेंगे, एक्सपेंस मानेंगे। तो ऑफिस, इसका नाम होगा ऑफिस स्टेशनरी एक्सपेंस। क्या नाम होगा? क्या नाम होगा इसका? बेसिकली कंज्यूम हो जाएगा। एक पेन आपने लिया, कुछ दिनों में कंज्यूम होकर खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो क्या नाम देंगे इसको? ऑफिस स्टेशनरी एक्सपेंस। फिर इसकी भी एसिड बनने की बात कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करूंगा, मैं आगे चल के करूंगा, कुछ बातें हम आगे डेवलप करेंगे मजीद इस हवाले से। लेकिन अभी हमारी अप्रोच वो पेट्रोल वाली है, फ्यूल वाली है, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको एक्सपेंस ट्रीट कर रहे हैं। तो हमने क्या परचेज किया? स्टेशनरी परचेज की। कितने की परचेज की? 2300 रुपए की। तो हमारी जेब से 2300 रुपए हमारे बिजनेस की जेब से खर्च हो गए, और इससे जो चीज़ आई उसका इकोनॉमिक बेनिफिट अल्टीमेटली हमें बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो हमने उसको डायरेक्ट क्या कर लिया, 2300 रुपए से एक्सपेंस मान लिया, और क्या नाम दिया इसको, ऑफिस स्टेशनरी एक्सपेंस का। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, रिटर्न इनवर्ड्स। हाँ भाई, रिटर्न इनवर्ड्स, क्या लफ्ज इस्तेमाल किया उसने? रिटर्न इनवर्ड्स। जवाब दें बेटा, क्या लफ्ज इस्तेमाल किया, बोलिए, रिस्पॉन्स कीजिए। हाँ, रिटर्न इनवर्ड्स क्या मतलब? आप थोड़ा आइडिया लगाइए। रिटर्न इनवर्ड्स बाय कादिर ट्रेडर्स। तो अभी बताइए, ट्रांजैक्शन नंबर 15 में कादिर ट्रेडर्स का रिटर्न इनवर्ड लिखा हुआ है, तो ट्रांजैक्शन नंबर 12 में क्या था? ट्रांजैक्शन नंबर 12 में क्या था? नो बेटा, ट्रांसपोर्टेशन नहीं, ट्रांसपोर्टेशन नहीं, वो कैरेज इनवर्ड होता है। कैरेज इनवर्ड समथिंग एल्स। आउटवर्ड का मतलब क्या है, आपकी तरफ से कोई चीज जाना। इनवर्ड का मतलब क्या है, आपकी तरफ आना। जरा गौर कीजिएगा, हमने कादिर को गुड्स भेजी थी, कितने की? 35,000 की, यानी बेची थी ऑफिस में। उसमें से कादिर ने 3,000 की गुड्स क्या कर दी, हमें वापस कर दी। तो रिटर्न इनवर्ड्स मींस, अब ये नोट कर लें अपने पास सब लोग। क्या नोट कर लेंगे आप लोग? ये सब लोग अपने पास नोट कर लें। क्या नोट कर लें भाई? रिटर्न इनवर्ड्स इक्वल टू व्हाट? सेल्स रिटर्न। हमारी बेची हुई गुड्स का वापस आ जाना। रिटर्न आउटवर्ड्स इज इक्वल्स टू व्हाट?
परचेजेस रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड्स सेल्स रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड्स मतलब परचेज रिटर्न। ये दो चीजें आपको याद रखनी है, ये टर्म्स हैं, अब आपको याद रखनी है कि भाई जब भी लिखा हुआ है रिटर्न इनवर्ड मतलब वो चीज वापस आई है जो आपने आपने बेची थी, और रिटर्न आउटवर्ड्स वो चीज वापस गई है जो आपने पहले खरीदी थी। तो एक सेल्स का अपोजिट है और एक परचेजेस का अपोजिट है, सही है। एक सेल्स का अपोजिट और दूसरा परचेज का अपोजिट है। परचेज का ताल्लुक इन्वेंट्री के खरीदने से है और सेल का ताल्लुक इन्वेंट्री के बेचने से। तो कादिर ट्रेडर्स ने हमें गुड्स वापस दी, कादिर ट्रेडर्स ने हमें गुड्स वापस की, जो हमने उसको कितने की बेची थी, 3000 की। 35,000 में से 3000 की गुड्स वापस आ गई, तो कोई मसला नहीं। तो हम क्या करेंगे भाई, हम बोलेंगे भाई 3000 रुपए से हमारा राइट टू रिसीव क्या हो गया, कम हो गया। और ये राइट टू रिसीव कम होने की वजह पैसे मिलना थी, नहीं, गुड्स का वापस आना था, ठीक है। तो 3000 से हमने अपनी इक्विटी को कम कर दिया और यहां इसको नाम दिया सेल्स रिटर्न का। अब ये जो हमारे रेवेन्यू में कमी आई है, ऑब्वियसली इसकी कॉस्ट भी रिवर्स होगी, और ये इन्वेंट्री हमारी गोडाउन में क्या आ चुकी है, वापस आ चुकी है। तो इन्वेंट्री की वैल्यू क्या थी, कॉस्ट क्या थी, इन्वेंट्री की कॉस्ट थी 2400 रुपए। तो 2400 रुपए से 2400 रुपए से क्या होगा, 2400 रुपए से आपका इन्वेंट्री लेवल इंक्रीज कर जाएगा और 2400 रुपए आपकी कॉस्ट ऑफ सेल से रिवर्स हो जाएंगे। 2400 से एक्सपेंस रिवर्स होगा। कौन सा एक्सपेंस रिवर्स होगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है जी। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, 3000 का रेवेन्यू रिवर्स किया, 2400 से कॉस्ट ऑफ सेल रिवर्स की, नेट इंपैक्ट कितने का पड़ा, 600 का। यानी आसान लफ्जों में आप इन गुड्स के वापस आने से अपना 600 का कमाया हुआ प्रॉफिट क्या कर रहे हो, रिवर्स कर, ठीक है। तो 35,000 की गुड्स बेची थी, उसमें से 3000 की गुड्स क्या आ गई, वापस आ गई। तो जितनी गुड्स वापस आई है उतने का प्रॉफिट क्या हो गया, रिवर्स हो गया, सिंपल। अगर पूरी 35,000 की गुड्स वापस आती तो 7,000 का प्रॉफिट रिवर्स होता, जरा देखिए ऊपर। लेकिन पूरी 35,000 की गुड्स तो वापस नहीं की ना कादिर ने, कादिर ने जितनी गुड्स वापस की सिर्फ उतना ही प्रॉफिट रिवर्स होगा, ठीक है। तो 35 में से 3000 की सेल्स रिवर्स हुई और 28,000 में से 2,400 की कॉस्ट ऑफ सेल्स रिवर्स हुई, ठीक है जनाब। ओके ना, उसके बाद मजीद ट्रांजैक्शंस। अच्छा, उसके बाद क्या, पेड बाय चेक, काशिफ्स क्लब बिल, अल्फाज देखिए, काशिफ्स क्लब बिल, बिजनेस ने पेमेंट की है बाय चेक 3,250 की, ठीक है। तो बिजनेस के रिसोर्सेज में कमी आ गई। सबसे पहला काम क्या कर रहा हूं, तवज्जो कीजिएगा, सबसे पहला काम क्या कर रहा हूं, बिजनेस के रिसोर्सेज को कम कर रहा हूं। तो बिजनेस के रिसोर्सेज कम कर रहा हूं, कितनी पेमेंट की है, 3,250। तो 3,250 से बिजनेस के रिसोर्सेज में कमी आ गई। अब अगला सवाल, क्या ये 3,250 बिजनेस के लिए खर्च हुए हैं, बिजनेस से तो खर्च हुए हैं, पेमेंट बिजनेस से हुई है इसलिए बिजनेस के रिसोर्सेज में कमी आई है। तो अगर एक पेमेंट बिजनेस से होगी तो बिजनेस के रिसोर्सेज में कमी आएगी, लेकिन क्या ये पेमेंट बिजनेस के लिए है, ये काशिफ की पर्सनल एक्टिविटी। अगर ये काशिफ की पर्सनल एक्टिविटी है, क्लब जो है वो काशिफ की जाती हैसियत से जा रहा है काशिफ वहां पर, ठीक है। तो क्या होगा बेटा,
इसको हम क्या नाम देंगे? ड्रॉइंग्स का। तो इसका मतलब क्या है? हमारी इक्विटी में कमी आएगी किस नाम से? एक्सपेंस नहीं, एक्सपेंस नहीं, एक्सपेंस नहीं। एक्सपेंस बिजनेस का होता है। ऑनर का एक्सपेंस बिजनेस के लिए एक्सपेंस नहीं होता। ऑनर का एक्सपेंस बिजनेस के लिए ड्रॉइंग्स होता है। तो इसको एक्सपेंस का नाम नहीं देंगे, इसको ड्राइंग का नाम देंगे। ठीक है जी, जवाब दीजिएगा। उसके बाद लास्ट वन, लास्ट ट्रांजेक्शन, इशूड अ चेक ₹12,500, issued a check for salary ₹12,400 and telephone bill 1,600। ठीक है, अब जरा देखिएगा, बिजनेस के बैंक अकाउंट से 12,000, बिजनेस के बैंक अकाउंट से 12,500 की पेमेंट हो जाती है। क्या ये पेमेंट अब बिजनेस के लिए? क्या ये पेमेंट अब बिजनेस के लिए? बिल्कुल बिजनेस के लिए, क्योंकि हम ये बिजनेस के एम्प्लॉयज को सैलरी पे कर रहे हैं, और सैलरी को हम आमतौर पे क्या ट्रीट करते हैं बेटा? एक्सपेंस। ठीक है जी, अब उसके बाद मजीद पेमेंट क्या की? टेलीफोन बिल की पेमेंट। कितनी? 1,600। ठीक है, बिजनेस से पेमेंट हुई 1,600 की, बिजनेस से हुई पेमेंट 1,600 की, बिजनेस के रिसोर्स में कमी आ गई। क्या ये पेमेंट बिजनेस के लिए हुई? यस, बिजनेस के लिए। 1,600 रुपए इक्विटी से कम कर दिया हमने, और क्या नाम दिया इसको? टेलीफोन एक्सपेंस। ठीक है जी, तो ये आपके यहाँ तक बेटा सारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती हैं। टोटल्स लाजमी कर लें, क्योंकि टोटल्स हमने आगे यूज कर रहे हैं बहुत ज्यादा। इन्हीं टोटल्स की बेस पर मैंने आगे कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं, तो कोई भी बंदा अपने रजिस्टर के अंदर टोटल वाली कोताही ना करे। टोटल सबके पास लिखे हुए होने चाहिए। क्विक बताइए बेटा, टोटल्स, टोटल्स। जवाब दीजिएगा सब लोग। हाँ जी बताइए, टोटल्स कर देंगे आप लोग? करवा दें साथ से टोटल, ताकि ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो यार हमारा। जल्दी बोलिए, हर बंदा क्या कर दे? टोटल करवा दे। कैश का टोटल निकालिए, टोटल कैश का। कैश का टोटल कर लीजिए आप लोग। कैश 158,900। चलिए, 158,900। रुकिएगा रुकिएगा, सब सब बताना शुरू होगा अभी माशाल्लाह। चलें जी, यहाँ लिखा मैंने,
150 से 900। ठीक है जी, और उसके बाद आगे बताइए। वो क्या कहते हैं, व्हीकल 1.5 लाख का। ठीक है जी, कंप्यूटर 25,000 का। ठीक है, उसके बाद बैंक बैलेंस क्या बताया था, बैंक बैलेंस 55,950। उसके बाद इन्वेंट्री का बैलेंस क्या बताया, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का बैलेंस, इन्वेंट्री 62,800। अच्छा, उसके बाद ये साकिब एंड कंपनी क्या कहते हैं, वो कार एंड सन्स तो खत्म हो गया, कादिर का बैलेंस बचा कितना, 32,000। ठीक है जी, और उसके बाद ठीक है, तो नील हो गया। इक्विटी का बैलेंस कितना है, 491,000, 459,150। ठीक है जी, और आपके पास लाइबिलिटी कितनी बचती है, 25,500।
ठीक है जी। अब इसका टोटल आप निकाल लीजिएगा कितना है, 484,650 और 484,650, यानी दोनों साइड्स क्या हो गए, बैलेंस हो गए। ठीक है। अच्छा, अब जो अगला क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, अगर वो हो जाता है तो हम क्या कहते हैं आगे बढ़ने के काबिल हो जाएंगे, अगर आप वो कर लेते हैं। उसमें एक दो ट्रांजेक्शन हैं, बाकी तो आपसे हो जानी चाहिए मेरे ख्याल से ट्रांजेक्शन। उसमें एक दो ट्रांजेक्शन है जो आपको प्रॉब्लम कर सकती है, जैसे डिसऑनर्ड चेक। डिसऑनर्ड चेक कितने लोगों को समझ नहीं आया बेटा? क्वेश्चन नंबर 6, डिसऑनर्ड चेक। चले ओके, इस पर बात करेंगे। मेरे ख्याल से अगली क्लास का टाइम क्या है? अगली क्लास का काम टाइम क्या है बेटा? 12 बजे ना? अच्छा, तो तकरीबन टाइम हो चुका है हमारा। ओके, खैर, तो ये है कि अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ इसको हम क्या करते हैं, हाँ इसको देख लेंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे ये भी हो जाए ताकि हम इसको जल्द से जल्द कवर कर सकें। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम अगली क्लास शुरू करेंगे थोड़ी देर में। अभी फिलहाल यहाँ पर इसको स्टॉप करेंगे। ठीक है जी, ओके। तो आज तक के लिए इतना ही, बाकी डिस्कशन सारा अगली क्लास में होगा। हाँ, चेक बाउंस हो गया, समझाऊंगा मैं इसको तफसील से। असल में क्या, थोड़ा टाइम चाहिए मुझे समझाने के लिए, तो थोड़ा टाइम टेकिंग है। अच्छा, अमान कह रहा है होमवर्क, हाँ बेटा होमवर्क भेज रहा हूँ इंशाल्लाह, याद दिलाना मुझे अगर मैं भूल जाऊँ, फिर भी मैं होमवर्क सेंड करता हूँ। आपको मैं तफसील से होमवर्क सेंड करता हूँ, मतलब इतना होमवर्क सेंड करता हूँ कि आप भी याद रखोगे। ठीक है, होमवर्क ही होमवर्क। क्या ख्याल है अमान भाई, हो जाए होमवर्क? अच्छा जी, ओके। खैर, तो बेटा ये देखिएगा जरा, यहाँ तक इसको हम स्टॉप करते हैं इंशाल्लाह। बाकी बातें जल्दी क्या करें, आप थोड़ा प्रैक्टिस में रहें। अच्छा, स्क्रीन ऊपर कर दें। ये स्क्रीन पूरी ऊपर हो गई बेटा। लॉन्ग स्क्रीन शॉट लेना है तो मैं लॉन्ग स्क्रीन शॉट। आसिक, मैं रिकॉर्डिंग तो एंड करूँ ना, पर तुम स्क्रीन देखते रहना बेटा। ओके बेटा, यहाँ तक मैं इसको स्टॉप करूंगा इंशाल्लाह, बाकी बात अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज।